नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो आपके न्यू टाइप सॉल्यूशन है उसकी बातें करने वाले हैं, और उसमें आज जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है एग्रोनॉमी फर्स्ट ईयर, यानी कि जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है उसकी हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यू टाइप में, और साथ में अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। न्यू टाइप में अधिकतर चीजें क्या होती है, रिपीट होती है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। जो आपके पिछले 4 साल के पेपर है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी चीजें आपको सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके फर्टिलाइजर्स दिए हुए हैं और फर्टिलाइजर्स से पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट में आपको कितने परसेंट नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, 21% नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4SO4। ठीक है, ये आपके क्या होता है, अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट पे 2 होता है तो ये आपके इसका सूत्र देखने को मिलता है। इसके आगे चलते हैं, प्रमाणित बीज का वंशज। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होते हैं, जो बीज वाला जो क्वेश्चन है इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बीज का जो क्रम होता है उसमें सबसे पहले आपको नाभिकीय बीज देखने को मिलते हैं। ये बीज सबसे पहले जो है न्यूक्लियस बीज, या जिसको हम नाभिकीय बीज कहते हैं, ये सबसे पहले बनते हैं। उसके बाद में ब्रीडर बीज आते हैं जिनको हम प्रजनक कहते हैं। ठीक है, प्रजनक वाले दूसरे नंबर पे होते हैं। फिर इनसे बनते हैं आपके फाउंडेशन बीज। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बीज। ये आपके क्या होते हैं, आधार बीज कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम मदर सीड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मदर सीड भी बोलते हैं। और इसके बाद में लास्ट में आपके आते हैं सर्टिफाइड, जो प्रमाणित बीज है, ये आपके चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, ट्रूथफुल लेबल बीज, ये TFL, ये क्या होते हैं, तो प्राइवेट कंपनियां जो बीज बनाती है उसको ट्रूथफुल लेवल, जो लेबल के नाम से जानते हैं, इस बीज के नाम से। ठीक है, तो वो अपना पार्ट नहीं है, लेकिन ये चारों चीजें ऐसे ही होती है। सबसे पहले आपके नाभिकीय देखने को मिलता है, उसके बाद में ब्रीडर, फिर फाउंडेशन, और लास्ट में आपके प्रमाणित होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका जो प्रमाणित है इसका वंशज कौन है, यानी कि किससे बना है ये। ठीक है, तो वंशज का मतलब माता पिता की बात हो रही है। तो यहाँ पर 4th नंबर पे कौन आ रहा है, प्रमाणित आ रहा है। प्रमाणित से जस्ट पहले कौन सा है, फाउंडेशन है, और फाउंडेशन को हम हिंदी में आधार कहते हैं, तो आधार बीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये पूछ लिया जाए कि आधार बीज की संतति कौन सी है। ठीक है, आधार बीज की संतति कौन सी है, तो प्रमाणित आ जाएगा। ऐसा सभी में क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका ध्यान रखना है। नर्सरी में डेपोक विधि किस फसल से संबंधित है। ठीक है, तो डेपोक विधि हम किस फसल से संबंधित रखती है, ये आपके धान से संबंध रखती है। धान में इसका उपयोग हम करते हैं, चावल में उपयोग करते हैं। ठीक है, किसमें कर रहे हैं, चावल में। इसके बाद में आ जाता है बहुवर्षीय खरपतवार। इनमें से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है, तो चिनोपोडियम एल्बम, ये आपके एक सीजन में ही चलता है। ठीक है, एक वर्षीय ही है। चिनोपोडियम म्यूरेल, ये भी आपके एक सीजन में ही चलता है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, हम कहते हैं भाई जो आपने खरबतुआ और बथुआ, ये वही दोनों है। एमरेंथस की बात करें तो एमरेंथस आपके चौड़ाई होती है, एक सीजन में ही उगती है। साइप्रस रोटेंडस, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपके जो है बहुवर्षीय खरपतवारों में शामिल होता है। ठीक है, साइप्रस रोटेंडस इसका नाम होता है, और ये आपके क्या है, बहुवर्षीय खरपतवार है। इसके बाद में आ जाते हैं, कौन सी सिंचाई विधि उबड़ खाबड़ क्षेत्र में उपयुक्त होती है। ठीक है, यानी कि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों का मतलब है कि जो अंडुलेटेड है। ठीक है, मिट्टी इस प्रकार से व्यवस्थित है, भाई लेवल नहीं है वहां पे। अब लेवल में क्या होता है, तो क्यारी विधि से हम लेवल वाली जगह पे ही क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप विधि का हालांकि हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है। तो अंडुलेटेड में सबसे ज्यादा वो पॉपुलर है, वो आपकी स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो ज्यादा यहाँ पर यूज ली जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कुंड विधि हम मुख्य रूप से फलों में काम में लेते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, जलवायु स्थिति के अनुसार चावल को किस फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हमें चावल का बताना है कि चावल कौन सी क्लाइमेट की फसल है। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय की है। शीतोष्ण की बात करें तो ये ठंडी जलवायु होती है। ध्रुवीय की बात करें, ये भी मुख्य रूप से ठंडी ही होती है, ध्रुवों पे पाई जाती है। ये जो आपके उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है, उसकी बात करें तो ये आपके मुख्य रूप से जो है गर्म इलाके जैसे राजस्थान हो गया, इन इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय इसमें
आ जाएगी। सोलेनेट्स शब्द किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे जो लवणीय मृदाएं हैं उनको हम सोलेनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इन्हीं का नाम है, दूसरा नाम है, इसलिए ध्यान रख लेना। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हमारे राजस्थान में ही स्थित है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट चीज है, इसको हम काजरी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काजरी भी कहते हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में पूछे चाहे हिंदी में पूछे, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे शॉर्ट में देकर ये भी कह देते हैं इसका फुल फॉर्म लिखिए, इसका पूरा नाम लिखिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, जोधपुर में ये है। इसके आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी फसल मृदा संरक्षण फसल है, यानी कि कौन सी फसल है जो मिट्टी को, अब देखो मृदा संरक्षण से मतलब क्या है, मृदा संरक्षण से मतलब है कि कौन सी इरोजन को रोक रही है। इरोजन का मतलब क्या है, कौन सी मिट्टी, ये कौन सी फसल है जो मिट्टी को बहकर जाने से या उड़कर जाने से रोकती है। तो ऐसी फसल जो फैलती है वो क्या करती है, मिट्टी को जो है बहकर या उड़कर जाने से, इरोजन से रोकती है, उसका जो अपरदन होता है उससे रोकती है। तो मक्का खड़ी फसल है, नहीं आएगा। ज्वार खड़ी फसल है, बाजरा खड़ी फसल है, ये रोकती नहीं है तीनों ही। मूंगफली थोड़ी फैल के चलती है, ठीक है। मूंगफली क्या होती है, फैलती है चारों ओर, तो ये मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती है, इसलिए इरोजन नहीं होता है। तो मिट्टी को बचाने वाली कौन सी फसल है, मूंगफली। अधिकतर जो लेग्यूम फसलें होती है वो मिट्टी का संरक्षण ही करती है, उनको बचाती है, ध्यान रख लेना। सोयाबीन की खड़ी फसल में गेहूं की बुआई को नाम से जाना जाता है, यानी कि सोयाबीन भी बो रहे हैं और गेहूं भी बो रहे हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ बो रहे हैं, इसका मतलब। अच्छा, ये खड़ी फसल में गेहूं की बुआई को, अभी इसकी खड़ी फसल ही है, ठीक है, यानी कि इसको काटने से पहले ही गेहूं की बुआई कर दी है, इस चीज को तो हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें ध्यान से पढ़ना है कि खड़ी फसल कौन सी है। सोयाबीन पहले बोया हुआ था, इसको हमने हार्वेस्ट नहीं किया, उससे पहले गेहूं को बो दिया है, ठीक है। तो इस चीज को हम रिले क्रॉपिंग, ये क्यों करते हैं, दो फसलों के बीच का जो टाइम है उसको कम करने के लिए, ठीक है, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। तो दो फसलों के टाइम, बीच वाले टाइम को कम करने के लिए, ठीक है। एक क्यूसेक पानी की मात्रा के बराबर, यानी कि एक क्यूसेक पानी में कितना जो है पानी देखने को मिलता है, तो 28.3 लीटर पर सेंटीमीटर के हिसाब से आपको इसमें पानी देखने को मिलता है। 20 का ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, वायु गति जितनी तेज होगी उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, तापमान जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। तो कौन सी चीज है जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित नहीं करती है, वो है आपके प्रभावी वर्षा, ठीक है। वर्षा तेज हो या कम हो, वाष्पोत्सर्जन इससे कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है, तो आपके ये लखनऊ में देखने को मिलता है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलता है, लखनऊ में। इसके अलावा हम कहते हैं कोयम्बटूर में जो गन्ना का ब्रीडिंग सेंटर है वो है, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए जो सेंटर है वो कोयम्बटूर में है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा हम ये कहते हैं शुगर इंडस्ट्री कानपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, जो आपका शुगर है उससे रिलेटेड जो आपके कारखाने हैं वो कानपुर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। राजस्थान का दक्षिणी आर्द्र मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड किस में आता है, ठीक है, यानी कि इसी का दूसरा नाम, दक्षिणी आर्द्र मैदानी क्षेत्र को दूसरा नाम हम 4th बी के रूप में भी जानते हैं इसको, ठीक है, किसके रूप में, 4th बी के रूप में भी जानते हैं। तो ये इसी का दूसरा नाम है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्लांट्स में मुख्य रूप से क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्बन, ये आपके जो 17 पोषक तत्व है ना, उनमें से एसेंशियल पोषक तत्वों में से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कह रहा है संरचनात्मक कौन कौन से होते हैं, तो CHO तो संरचनात्मक होते ही है, इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। प्राथमिक की बात करें तो NPK प्राथमिक होते हैं, ठीक है। द्वितीयक की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये द्वितीयक में आते हैं। वरहत की बात करें, ठीक है, तो ये जो आपके सारे हैं ये वरहत में आते हैं। लाभदायक की बात करें, बेनिफिशियल, ये आपके सोडियम है, वेनेडियम है, ये इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रख लेना। सही आंसर क्या है, संरचनात्मक पोषक तत्व है। पौधों को पोटेशियम किस अवस्था में प्राप्त होता है, यानी कि जो पौधे हैं पोटेशियम को किस आयनिक अवस्था में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम पर +1 होता है, यही आयनिक अवस्था होती है जिसमें पौधों को यह प्राप्त होता है। ना ही तो K2O में प्राप्त होता है, ना ही KCl में होता है, ना ही K++ में होता है, ठीक है, एक ही प्लस होता है और उसी में प्राप्त होता है। तो ध्यान देना है, सी इसका ऑप्शन
आ जाएगा K+। निम्न में से कौन सा बीज आनुवांशिक रूप से सबसे शुद्ध होता है? ठीक है, सबसे शुद्ध का मतलब कि बिल्कुल प्योर, उसमें कोई भी जो है जेनेटिक्स के आधार पर भी कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। ठीक है, और ना ही उसमें फिजिकल अशुद्धता है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी जो है त्रुटि नहीं पाई जा रही है, बिल्कुल प्योर है, ऐसा बीज होगा सबसे पहले वाला बीज। ठीक है, तो पहले वाला बीज कौन सा होता है? नाभिकीय होता है। इसमें 100% तो जेनेटिक शुद्धता होती है और 100% ही आपके फिजिकल जो प्योरिटी है वो भी 100% होती है, दोनों 100% है, इसलिए इसमें आपके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, नाभिकीय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रजनक भी होता है, लेकिन प्रजनक में थोड़ी सी जो है अशुद्धियां बढ़ जाती है, फिर आधार में उससे भी ज्यादा हो जाती है, प्रमाणित में उससे भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सबसे कम जो अशुद्धियां है वो तो आपके किसमें होगी? नाभिकीय में होगी। तो सबसे शुद्ध भी कौन सा होगा? नाभिकीय होगा। सल्फेट और पोटास में K2O की मात्रा कितनी % होती है? जो आपका SOP होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? SOP भी बोलते हैं। SOP में जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है? जो 60% है ये देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सोरगम हेलिपेंस का प्रकोप किस फसल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो बाजरा में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि ऐसी फसल चक्र जिसमें 2 वर्ष जो है आपके देखने को मिलते हैं। तो ज्वार मटर जो बारिश के टाइम पे है ज्वार बो दिया, बाद में सर्दियों के टाइम पे मटर, तो ये तो 1 साल का ही है। चावल बारिश में चावल हो गया, फिर गेहूं हो गया, गर्मियों में मूंग हो गया, ये भी 1 साल का ही है। जवार की बात करें तो जवार भी आपका सर्दी बारिश के टाइम पे, चना सर्दियों के टाइम पे, ये भी 1 साल का हो गया। यहाँ पर मक्का देखो, मक्का सर्दियों में है, तो ये मक्का आपके बारिश के टाइम पे है। फिर आपका आलू किस में आ गया? सर्दियों में आ गया, और दोबारा से बारिश वाले टाइम पे क्या आ गया? गन्ना आ गया। इसका मतलब जो ए वाला ऑप्शन है ये आपके द्विवर्षीय है, बाकी सब में 1-1 वर्ष में ही काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में निम्न में से किस तत्व को चौथा मुख्य तत्व कहा जाता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा मुख्य तत्व चौथा मुख्य तत्व कहलाता है? ठीक है, निम्न में से किस तत्व को चौथा मुख्य तत्व कहा जाता है? ठीक है, तो भाई यदि हम बात करें सीधा सीधा तो मुख्य तत्वों में, ठीक है भाई, कार्बन को इनको तो शामिल हम करते नहीं है क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी जल्दी से जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो CHO, तो कार्बन तो इसमें से हटा दो आप। ठीक है, इसके बाद में बचते हैं आपके NPK में से कोई इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये होते तो यही आ जाते हैं आंसर। फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो NPK के बाद में जो इंपॉर्टेंट है उसमें आ जाएगा आपके कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कैल्शियम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप जो है चौथा इंपॉर्टेंट पोषक तत्व के रूप में कैल्शियम लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रख लेना, बाकी इसको और देखकर आपको बता देंगे। इसके बाद में आ जाता है ओरोबंकी खरपतवार मुख्य रूप से किस फसल में पाया जाता है? ठीक है, तो ओरोबंकी सरसों से रिलेटेड ही होता है। याद करने के लिए आपको क्लोज वाला सूत्र पता होगा। ठीक है, क्लोज वाला सूत्र पता नहीं है तो देख लो एक बार। क्लोज का कै का मतलब होता है कसकूटा। कसकूटा किसको कहते हैं? आपके जो हम कह रहे हैं ना, कसकूटा का मतलब हो गया, मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि ये जो अमरबेन होती है इसको बोलते हैं। ठीक है, एल का मतलब होता है लोरियंथस, ये आम पे लगता है। ठीक है, ओ का मतलब होता है ओरोबंकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सरसों पे लगता है। ठीक है, तारामीरा पे लगता है। और ये क्या होता है? स्ट्राइगा होता है। स्ट्राइगा किस में लगता है? तो स्ट्राइगा आपके मुख्य रूप से देखने को मिलता है, एक तो आपने देखा होगा इसमें जो आपका सोरगम हुआ, ठीक है, बाजरा हुआ, इनमें लगता है। ठीक है, तो ये सारे, ये मुख्य रूप से रिंजके में लगता है, लोरेंथस आम में लगता है। तो ये सारे आप ध्यान रखने ना। यहाँ पर लोरेंथस क्या है, किस में लग रहा है? सरसों में लग रहा है। ठीक है, यही पूछा गया था। इसके बाद में प्रमाणित बीज के लिए किस रंग के टेग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो प्रमाणित बीज के लिए आपके नीले रंग का टेग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? व्हाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, व्हाइट का किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? फाउंडेशन के लिए। इसके अलावा जो आपका रजिस्टर होता है उसमें पर्पल का यूज करते हैं। बाकी इसमें आंसर आपका नीला ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ब्लू होता है वो सर्टिफाइड, जो प्रमाणित होता है उसके लिए ब्लू का उपयोग करते हैं, जो कि इसमें दे रखा है। गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक संवेदनशील है, यानी कि किस टाइम पे हमें सिंचाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है? ठीक है, तो शीर्ष जड़ जमते समय, इसको CRI अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? CRI अवस्था
क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि जिस टाइम पे जो क्राउन रूट है वो निकल रही होती है, ठीक है, वो बढ़ रही होती है, उस टाइम पे पानी देना जरूरी होता है। और इसका टाइम हम लगभग 21 दिन मानते हैं। जब हम बुआई करते हैं उसके बाद में 21वें दिन हमें क्या देना चाहिए, ये पानी देना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुसुम का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कुसुम में आपको देखने को मिलेगा जो कार्थेनम, ठीक है, आपके कार्थेमस टिंटेक्टोरियस, ठीक है, ये आप कुसुम का नाम होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी औद्योगिक फसल है, इनमें से कौन सी फसल जिसको हम बाजार में बेचते हैं, जिसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो गन्ना इसमें क्या है, आपके कॉमर्शियल क्रॉप होती है, कैश क्रॉप होती है, ठीक है। बाकी आपके सरसों, जवार, चना ये आपके इसमें नहीं आती है। निम्न में से किस फसल में बुआई के लिए नर्सरी की डेपोक विधि का दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। धान में डेपोक विधि का इस्तेमाल करते हैं। धान में किसकी कमी से खेरा रोग, तो जस्ता की कमी से। जग जाहिर सवाल है, ये तो सभी पूछते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जस्ते की कमी से क्या होता है, धान में जो है आपके खेरा हो जाता है। जो केन उर्वरक है, केन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, CAN, ठीक है, CAN, कैल्शियम अमोनियम जो आपके नाइट्रेट है वो, ठीक है। इसको हम उदासीन खाद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उदासीन खाद भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, इसके अलावा हम इसको किसान खाद भी कहते हैं, ठीक है, किसान खाद भी कहते हैं। ना इसका अम्लीय इफेक्ट होता है, ना ही इसका जो है सारी इफेक्ट होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। मिट्टी में किसी प्रकार का कोई भी pH मान को परिवर्तित नहीं करता है। 25% इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा शाकनाशी बाजरे में खरपतवार नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है, तो एट्राजीन का उपयोग हम बाजरे में कर सकते हैं। 2,4-D का हम गेहूं में करते हैं। पेंडिमेथालिन का हम मुख्य रूप से तेल वाली फसलों में और दाल वाली फसलों में करते हैं। ब्यूटाक्लोर का हम गेहूं में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है हम किसके लिए, सकड़ी पत्ती वालों के लिए। 2,4-D का गेहूं में चौड़ी पत्ती वालों के लिए। तो यहाँ पर बाजरे के लिए एक ही आया है, और वो कौन सा है, एट्राजीन है। आदर्श पादप प्रारूप शब्द किसने दिया था, तो डोनाल्ड ने दिया था, ठीक है। ये आदर्श पादप स्वरूप का मतलब होता है आइडियोटाइप प्लांट है, ठीक है, आइडियोटाइप प्लांट, ठीक है। तो आइडियोटाइप प्लांट वाला जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था, डोनाल्ड ने ही दिया था। इसके बाद में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये करनाल में है, ठीक है। इसके अलावा जंगली प्रकार के पौधों के लिए घातक शाकनाशी की मात्रा के संपर्क में आने के बाद जीवित रहने एवं प्रजनन करने के लिए पौधों की जन्मजात मिली क्षमता को क्या कहते हैं, तो शाकनाशी प्रतिरोधकता। यानी कि ये कह रहा है कि यदि हम क्या कर दें, हम पौधों पे जो जंगली प्रकार के जो पौधे हैं उन पे हम क्या कर रहे हैं, कोई शाकनाशी का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब वो उस शाकनाशी के प्रति क्या हो चुके हैं, प्रतिरोधी हो चुके हैं, ठीक है, अपने आप को ढाल चुके हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, शाकनाशी प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रमाणित बीज के लिए कौन से रंग का टैग प्रयोग किया जाता है, तो नीले रंग का टैग इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, नीले रंग का। दोबारा से ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। यानी कि जो आपके सीड वाले जो क्वेश्चन है इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बायो एजेंट जाइगोग्रामा बायोकलराटा का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं, तो गाजर घास के नियंत्रण के लिए करते हैं, ठीक है। गाजर घास क्या है, एक खरपतवार है, और उसको हम बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका उपयोग करते हैं। ये आपके जो पोषक तत्वों की उपयोगिता क्षमता के द्वारा बढ़ती है, ठीक है। यानी कि किससे हम पोषक तत्वों की उपयोगिता क्षमता बढ़ाएंगे, ठीक है, तो धीमी गति से जारी करके धीरे धीरे देकर, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लेपित उर्वरक यूज में ले सकते हैं। लेपित का मतलब कोटेड, ऊपर से कोट किया हुआ। आजकल जो आपने देखा होगा नीम कोटेड वो आता है, नीम कोटेड यूरिया आता है, सुना होगा आपने। ये क्यों आता है, नीम कोटेड यूरिया क्यों आ रहा है, क्योंकि इस यूरिया का जो उपयोग क्षमता है वो फसलों में ज्यादा होती है, ये वेस्ट कम होता है, यूज में ज्यादा आता है। नाइट्रिफिकेशन उर्वरक का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसमें उपरोक्त सभी आपको देखने को मिलेगा। धीमी गति से जारी करने का मतलब है हम एक साथ देने के बजाय 2 से 3 बार में देंगे, ठीक है, तो वो मेथड हो जाएगा। कौन सी फसल में जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है, तो रागी की जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। धान में किस की कमी से खेरा
डिजीज होती है, तो दोबारा से रिपीट हो चुका है, जस्ता की कमी से खेरा डिजीज होती है। डीएपी उर्वरक में प्रतिशत नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन तो 18% ही होता है और फास्फोरस इसमें 46% होता है। ये क्या है, फास्फोरस की मात्रा है किसमें, डीएपी में। ठीक है, डीएपी काफी पॉपुलर जो है आपके क्या है, खरपतवार है, वो खरपतवार क्या उर्वरक है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। यदि फसल घनत्व में वृद्धि या कमी होती है तो फसल की उपज भी क्या होती है, घटती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखना है, यदि फसल घनत्व में वृद्धि होगी तो भी उपज घटेगी, कमी होगी तो भी उपज घटेगी। ठीक है, क्यों घटेगी, क्योंकि वृद्धि हो जाएगी ज्यादा। हम मान लो घनत्व भाई 15 पौधे ही रखने थे इस एरिया में, हमने 20 लगा दिए तो न्यूट्रिएंट सही रूप से नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, तो जो है आपके उपज घट जाएगी। दूसरी तरफ हम कमी कर देंगे तो ज्यादा स्पेस रह जाएगा। ठीक है, जितने पौधे उगने चाहिए थे उससे कम पौधे हैं तो पूरा एरिया ही कवर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ भी क्या होगी, आपके जो है फसल उत्पादन घटता हुआ नजर आएगा। दोनों सिचुएशन में फसल उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। एग्रीकल्चर शब्द आपके की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एग्री और कल्चरा शब्द से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। प्रजनन बीज के थैले पर कौन सा रंग का कलर होता है। ठीक है, प्रजनक का मतलब ये किसकी, ब्रीडर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको जो गोल्डन येलो है, ठीक है, वो देखने को मिलता है, बफ येलो भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये रंग आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपके जो एमबी प्लाऊ हल है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एमबी प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड हल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ है ये आपके प्राइमरी जुताई यानी कि जो हम कह रहे हैं ना टिलेज, प्राइमरी टिलेज के लिए यूज में लेते हैं, प्राथमिक जुताई के लिए इसको यूज में लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटने का काम करता है और गहराई में चलता है, अधिक गहराई तक चलता है। गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अभी बताया था आपको 2,4-D का यूज करते हैं। ब्यूटाक्लोर का हम सकरी पत्ती वालों के लिए काम में लेते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में 12% सल्फर होता है। ठीक है, डेचा एक ग्रीन मैन्योरिंग फसल है। ठीक है, डेचा का उपयोग करते हैं किसके लिए, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। तिल का वानस्पतिक नाम सिसेमम इंडिकम होता है। ठीक है, जुताई के फलस्वरूप मिट्टी की भौतिक स्थिति को टिल्थ कहते हैं। ठीक है, जब हम जो है टिलेज करते हैं, टिलेज के बाद में जो खेत की सिचुएशन रहती है, जो मिट्टी की सिचुएशन रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। एक पौधे द्वारा स्रावित रसायन द्वारा दूसरे पौध प्रजाति की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव को एलेलोपैथी कहते हैं। ठीक है, ये एलेलोपैथी वाली जो है डेफिनेशन काफी पूछी जाती है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, एलेलोपैथी क्या होती है, एक पौधा क्या कर रहा है, अपने द्वारा कुछ ऐसे रसायन निकालता है जो कि दूसरे पौधे की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब ये बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम एलेलोपैथी कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। जिप्सम का उपयोग एल्केलाइल मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, जिप्सम का तो एल्केलाइल के लिए कर रहे हैं, एल्केली मिट्टी के लिए कर रहे हैं, और चूने का उपयोग हम अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए करते हैं। सस्य विज्ञान की उत्पत्ति दो यूनानी शब्द एग्रोस और नोमस से मिलकर हुई है। जो एग्रोनॉमी शब्द है उसकी बात है। काउपी और ग्राउंडनट दबाव फसल का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, दबाव फसल का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा हम कह रहे हैं वो पोषक तत्व जिनके बिना पौधा अपनी वृद्धि एवं विकास नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी या उनको हम असेंशियल पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, असेंशियल पोषक तत्व कहते हैं। पाटा लगाना द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। पाटा लगाना यानी कि मिट्टी को लेवल करना, ये हम किस में करते हैं, द्वितीयक भू परिष्करण में करते हैं। दालों में खरपतवार नियंत्रण के काम में लिया जाने वाला सामान्यतः महत्वपूर्ण शाकनाशी जो है आपका, ये देखने को मिलता है मुख्य रूप से दालों में। तो एक तो पेंडिमिथालिन काम में लेते हैं। ठीक है, क्या काम में लेते हैं, पेंडिमिथालिन काम में लेते हैं, मुख्य रूप से पेंडिमिथालिन ही काम में लेते हैं। बाकी आपके जो इमिजाथापिर है ये भी काम में लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पेंडिमिथालिन ही काम में लेते हैं, ये ध्यान रख लेना। देश का कुल जल बजट, ठीक है, 4000 BCM और ये 400 BCM और 400 ये आपके मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ये होता है। ठीक है, जल बजट की बात है। अब ये जो है पता नहीं क्या है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। मोठ का वानस्पतिक नाम विग्ना एकोंटिफोलिया है। ठीक है, क्या है, विग्ना एकोंटिफोलिया, ये याद रख लेना। बोटनिकल नेम तो आप सारी फसलों के याद कर लेना, कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक ही खेत में एक ही फसल को वर्ष दर वर्ष उगाने को हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, एक ही जगह हम एक ही फसल उगा रहे हैं बार बार, इस चीज को हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। वेंचुरी ड्रिप सिंचाई पद्धति का ही भाग
होता है। ठीक है, ये जो वेंचरी है ये आपके किसमें यूज ली जाती है, ड्रिप में। क्या काम करती है सर, तो बता देना कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मान लो ये मेन पाइपलाइन है, ठीक है, और ये वेंचरी अटैच है इससे, तो इससे क्या करते हैं, मान लो आपको जो है कोई फर्टिलाइजर देना हो तो पानी में घोलकर इसके द्वारा इस फर्टिलाइजर को ड्रिप में पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, वेंचरी में पानी जो है आपके इसमें बाल्टी में पानी घोल के वेंचरी के द्वारा इसको क्या करते हैं, ड्रिप में चढ़ाते हैं, तो ये आपके वेंचरी होती है। द्विदल फसल प्रणाली में 200% जो है आपके सस्य सघनता होती है, डबल फसल है तो 200 हो गई। कपास मालवेसी परिवार से संबंधित है। ठीक है, कपास कौन से जो है परिवार यानी कि फैमिली क्या होती है, तो मालवेसी होती है। खेत की सड़क व तारबंदी के सहारे लगाई जाने वाली फसल को बॉर्डर फसल कहा जाता है। ठीक है, खेत के आसपास में लगा रहे हैं, चारों ओर लगा रहे हैं, तो बॉर्डर पे लगा रहे हैं, इसका मतलब बॉर्डर फसल हो गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बथुआ एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, 2,4-D इसके लिए नियंत्रण में काम में लेते हैं। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्या काम में लेते हैं, 2,4-D काम में लेते हैं गेहूं में। ठीक है, फसलें जो नगद आमदनी के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है, केस क्रॉप किनको कहेंगे, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, तुरंत उगाते हैं, उगाने के बाद में इनको हार्वेस्ट करते हैं और सीधा बाजार में पहुंचा देते हैं। ऐसी आपकी कौन सी फसलें हैं, नगदी फसल है, जैसे आपकी गन्ना हो गई, इसके अलावा आपके आलू हो गए, ये वाली फसलें इसी में आती है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, NPK तीनों की कमी के लक्षण ही आपको कहाँ दिखाई देंगे, नीचे वाली पत्तियों पर दिखाई देंगे। ठीक है, ये मान लो पौधा है आपका, पौधे की इस वाली जो नीचे वाली पत्तियां है इन पे NPK की कमी होती है। म्यूरेट और पोटास में 60% क्या होती है, आपके जो है 60% क्या देखने को मिलती है, पोटास देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है क्या। MOP में 60% क्या होती है, MOP में 60% क्या ये पोटास देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में SOP था क्या, वहां पे स्टार्टिंग में आपको SOP देखने को मिल रहा है, अभी उसको करेक्ट करवाएंगे। SOP में 50% ही होती है। ठीक है, इसको अभी हम करेक्ट करवाएंगे। उर्वरक को सिंचाई के साथ देना फर्टिगेशन कहलाता है। देखो यहाँ पर ही यूज करते हैं उसका, वेंचरी का यहीं पे यूज करते हैं। जब उर्वरकों को हम सिंचाई के साथ दे रहे हैं, खासकर ड्रिप में दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वेंचरी में जो आपके फर्टिलाइजर है इनको चढ़ाते हैं, ऊपर जो है साथ में पहुंचाते हैं पानी के साथ में, इसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। जुताई एक प्राथमिक भू परिष्करण है। ठीक है, यदि हम गहरी जुताई कर रहे हैं तो वो प्राथमिक भू परिष्करण में आता है। मूंग का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा होता है। भूमि में जस्ते की उपज अवस्था जिंक प्लस होती है, यानी कि जिंक को जो है पौधा 2+ अवस्था में प्राप्त करता है। ठीक है, तो उपलब्ध अवस्था कौन सी है, जिंक प्लस में आ जाएगी। सस्य विज्ञान की उत्पत्ति को यूनानी शब्दों एग्रोस व नोमस से मिलकर बना हुआ है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रख लेना इसका। ठीक है, तिल किस फसल से संबंधित है, तो पेडालिएसी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, पेडालिएसी से संबंधित है, परिवार से संबंधित है। गन्ना का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, गन्ना का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। ये क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है। भारत का कुल जल बजट क्या है, तो 400 BCM, ठीक है, और 400 महोज पर मीटर है। ये पता नहीं क्या है भाई, ये देख लेना एक बार, है ना, इसको चेक कर लेना। ठीक है, भू परिष्करण के परिणाम स्वरूप मिट्टी की भौतिक अवस्था को टिल्थ कहते हैं। ये तो ठीक बात है भाई, टिल्थ कहते हैं। ठीक है, जब हम भू परिष्करण करते हैं, यानी कि भू परिष्करण का मतलब एक दो बार हमने जो है फील्ड को तैयार कर लिया, किसके लिए, सॉविंग के लिए फील्ड तैयार कर लिया, उसके बाद में जो सिचुएशन तैयार होती है, जो स्थिति होती है मिट्टी की, उसको हम टिल्थ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है सामान्य वृद्धि और उपज के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, जिसे वर्षा व सिंचाई या दोनों द्वारा आपूर्ति की जाती है, जल की आवश्यकता के रूप में जानी जाती है। यानी कि पौधों के लिए कितना जल आवश्यक है, ये वो होता है, चाहे आप वर्षा के द्वारा दो, चाहे सिंचाई के द्वारा दो, दोनों के द्वारा दो। ठीक है, वो जल की मांग होती है, जल की आवश्यकता होती है। खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना जल निकास या ड्रेनेज कहलाता है। इंग्लिश में इसको ड्रेनेज कहते हैं, बाकी जल निकास है। भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है, मंडाई कहलाती है। ठीक है, भूसे से क्या कर रहे हैं, अनाज को अलग कर रहे हैं, इस चीज को हम थ्रेसिंग या मंडाई कहते हैं। जीवित सतह से जल वाष्प के रूप में पानी की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो वाष्पोत्सर्जन,
ठीक है, और एक वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है, निर्जीव सतह से, जैसे मिट्टी से पानी उठ के जा रहा है, इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। यदि जो आपके जीवित पौधे हैं यानी कि प्लांट की कोई लीफ है और लीफ के रंध्रों से जो पानी का लॉस हो रहा है उसको हम वाष्पोत्सर्जन के रूप में जानते हैं। इसके बाद में आ जाता है सिंचित पौधों में फसल पौधों को प्रभावित किए बिना खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक क्षमता को शाकनाशी चयनात्मक हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में। तो यहाँ तक आपके जो है ये जो है 40 क्वेश्चन तो आपके किसके, मुख्य रूप से हम बात करते हैं भाई 40 क्वेश्चन तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो गए, और इसके अलावा जो दूसरे वाले आपके क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार वो एसओपी वाला हम क्लियर कर लेते हैं। एसओपी में जो पोटास होता है वो कितना होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके जो है एमओपी में 60% होता है और एसओपी में कितना होता है 48 से लेकर 50% तक ही होता है। ठीक है, तो वो वहां पर स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, उसमें जो है दूसरा आंसर दे रखा था, उसको हम एक बार करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया वो, बाकी सब आपके ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। एसओपी वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आ एसओपी में। ठीक है, तो एमओपी में 60 होती है, आगे बात समझ में, तो एसओपी में कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, एसओपी में जो सल्फेट और पोटास है उसमें कम होती है, और जो आपका एमओपी होता है, ठीक है, एमओपी में क्या होती है 60% होती है। इसको करेक्ट कर लेना, वहां पर तो जो फिल इन द ब्लैंक्स में है वो तो ठीक है, यहाँ पर ये जो था गलत था, इसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, बाकी और भी कोई भी दिक्कत आपको आए तो कमेंट करके बता देना, आपका जो है हम देख लेंगे, जो भी कोई निवारण होगा वो बता देंगे। ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।